ओके क्लास, 10th केमिस्ट्री हमने अपना टॉपिक नंबर 9.2 स्टार्ट करना है। तो दैट इज़ नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, लास्ट टॉपिक जो है मैंने ग्राफ पे अपना ख़त्म किया था, तो आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की, ठीक है, तो आपने वो पढ़ लेनी है। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन होगा तो आप लोगों ने मुझसे लाजमी पूछना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो अब आप लोगों ने खुद स्टडी कर लेना है। मैं टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन, या अगर आगे कोई टॉपिक आया तो मैं या न्यूमेरिकल्स के साथ मैं इंशाल्लाह उसको बाइंड कर दूंगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। लॉ ऑफ मास एक्शन हमने स्टार्ट करना है। अच्छा देखें, मैं एक बात आपको यहाँ पे सिर्फ क्लियर करना चाहता हूँ। आगे हमने जितने भी प्रोसेसेस पढ़ने हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे ऑन द बेसिस ऑफ हमने रिवर्सिबल रिएक्शन या रिवर्सिबल प्रोसेसेस के ऊपर स्टडी अपनी सारी करनी है। इज इट क्लियर? ये आपने क्लियर है ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्लियर? अच्छा जी, अब लॉ ऑफ मास एक्शन में अगर हम इंट्रोडक्शन से अपनी बात स्टार्ट करें तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आपने इसी तरह इस लॉन्ग को अटेम्प्ट करना है, इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। इन 1869 सीएम गोल्डबर्ग एंड पीटर वॉग, whom were Norwegian chemists, जो कि नॉर्वेजियन केमिस्ट थे, इंट्रोड्यूसेस देयर लॉ ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। गुलबर्ग और पीटर वैग 1869 में, जिन्होंने बहुत, जो कि नॉर्वेजियन केमिस्ट थे और बहुत से इन्होंने रिवर्सिबल प्रोसेसेस को स्टडी कर रखा था, तो इन्होंने अपना लॉ इंट्रोड्यूस करवाया, लॉ ऑफ मास एक्शन। किस बेस पे? रिवर्सिबल रिएक्शन की बेस पे। अब एक्टिव मास हमारे पास क्या होते हैं? द रिएक्टिंग सब्सटेंस which take part in the chemical reaction, that is known as एक्टिव मैसेज, या हम उनको मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन भी उसको कहते हैं, या उनको एक्टिव मैस कहते हैं हम, एक्टिव मैसेज, ठीक है हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास मैं आपको अगर समझाऊं, जरा समझें इस बात को। देखें, हमारे पास लेट से मैं कहता हूं, हमारे पास हाइड्रोजन है प्लस हमारे पास आयोडीन है, ये मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। अब इनके एक्टिव मैसेज क्या होंगे? देखें, हमने यहाँ पे बात की है रिएक्टिंग सब्सटेंस की, तो रिएक्टिंग सब्सटेंस कौन है? हाइड्रोजन और आयोडाइड। अब इनकी जो भी मोलर कंसंट्रेशन है, आप जानते हैं हाइड्रोजन की यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन क्या है? 1। लिखो ना लिखो एक बात है, आयोडीन की भी क्या है? 1। तो यही इनकी क्या है? एक्टिव मैसेज है। क्यों? क्योंकि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑफ आयोडीन जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। यानी कि जितने मोल्स केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे होंगे वही उनकी क्या होंगी? एक्टिव मैसेज होंगी। इसकी सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। घर मेहमान आ गए, आप बाहर से जो है वो 3 किलो चिकन ले आए। अब आपने 3 किलो चिकन में से जो है वो 2 किलोग्राम चिकन बनाना है। आपने 1 किलोग्राम क्या कर दिया? सीज कर दिया, ठीक है, फ्रीज कर दिया, जबकि जो रिमेनिंग 2 बचा वो आपने क्या कर लिया? पका लिया। तो जो आपने पकाया वो कितना था? 2 किलोग्राम। तो वही उसकी क्या होंगी? एक्टिव मैसेज भी होंगी। तो बात लगी समझ? एक्टिव मैसेज हमारे पास क्या होती है? जो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन टेक पार्ट कर रही होती हैं, वो हमारे पास सिंपल एक्टिव मैसेज या मोलर कंसंट्रेशन होती हैं। अब एक्टिव मैसेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके अंदर? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और यूनिट्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मैसेज। क्योंकि देखिए, मैंने कहा एक्टिव मैसेज या मोलर कंसंट्रेशन बात एक ही है, यानी कि बात एक, कहने के अंदाज दो, तो मुझे कहने दो। अच्छा, अब हमारे पास यूनिट्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन या तो वो होंगे मोल पर डीएम क्यूब, इस तरह भी लिख सकते हैं, या मोल पर डीएम क्यूब स्लैश बीच में लगा सकते हैं, ठीक है, तो आप यूं भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन से अगर हम अपनी बात स्टार्ट करें, देखें मैंने डेफिनेशन को स्प्लिट कर लिया 2 पार्ट्स में, इससे बात समझने में आसानी होगी हमें। द रेट, अच्छा एक और बात, आपने रेट को क्लियर करना है। रेट हमारे पास क्या है? मैंने आपको बताया था कि जब भी रेट का जिक्र होगा आपने इससे मुराद क्या समझनी है? स्पीड। इसका मतलब क्या है? सिंपल स्पीड है, ठीक है। अच्छा, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैसेज। यानी कि जो हमारे पास रेट ऑफ अ सब्सटेंस होगा रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का, देखें रिएक्टिंग सब्सटेंस कौन से हमारे पास? ये है, ठीक है। द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स, जिसमें सब्सटेंस आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपनी ही एक्टिव मैसेज के, यानी कि अपनी ही एक्टिव मैसेज के वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, फिर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन
is directly proportional to the product of its active masses of the reacting substance. What does it mean by कि जो टोटल केमिकल रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे है मल्टीप्लाई, क्या है मल्टीप्लाई ऑफ इट्स एक्टिव मैसेज, जो कि एक्टिव मैसेज के रिजल्ट में बन रही होगी ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। एक्टिव मैसेज ये है, रिएक्टिंग सब्सटेंस ये है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। आपने उसको उसके क्या कर देना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना है। बात लग रही है समझ में क्या कह रहा हूँ। हम इसको सिंपल एग्जाम्प्लीफाई करते हैं डेरिवेशन से। देखें हमारी बुक में डेरिवेशन भी हुई है। अब देखें ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स। मैंने आपको बताया था लेफ्ट साइड पे हमेशा क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स, और राइट साइड पे क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स। अब देखें आप ये बात जानते हैं कि ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, एक्टिव मैसेज हैं, जबकि ये हमारे पास क्या है, फाइनल रिजल्ट है जो कि प्रोडक्ट की सूरत में हमें मिलेगा। ठीक है, जो कि किसकी रिजल्ट में बन रहा है, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के रिजल्ट में बन रहा है। अब आप जानते हैं कि एट डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि जब ये अटेन कर लेंगे किस चीज़ को, डायनामिक इक्विलिब्रियम को, तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम्स इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब आप जानते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन में अगेन कितने रिएक्शन होते हैं, दो रिएक्शन। एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक हमारे पास होता है रिवर्स रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन को सबसे पहले हमने देखना है, तो देखें जो फॉरवर्ड रिएक्शन है हमारे पास, उसको पॉइंट नंबर 1 में हम कंक्लूड करेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपनी ही एक्टिव मैसेज के। तो अपनी ही एक्टिव मैसेज इसके क्या है, ए और बी, ए और बी। अच्छा, बीच में ना ही को प्लस आना ना ही माइनस ना डिवाइड, एक्चुअली ये मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, और जो कोफिशिएंट होंगे इनके, यानी कि जो इनकी एक्टिव मैसेज होंगी वो इनकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएंगी, रेज टू द पावर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 9.3, उधर भी हम इसको क्लियर करेंगे। अच्छा, ये तो हमने लिख लिया फॉरवर्ड के लिए। अब अगर हम लिखना चाहते हैं रिवर्स के लिए, रेट ऑफ रिवर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे रिएक्टिंग सब्सटेंसेस से मिलने वाला जो प्रोडक्ट है। तो हमारे पास सी की पावर सी और d की पावर हमारे पास स्मॉल d। क्यों, क्योंकि जो कोफिशिएंट होगा वो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा, रेज टू द पावर आ जाएगा। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम आप जानते हैं कि ऐसा होता है कि हमारे पास दोनों के जो रेट हैं, स्पीड हैं, इक्वल हो जाती हैं ऑपोजिट इन डायरेक्शन में। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करूँ, इज इक्वल समथिंग कांस्टेंट विच इज के एफ, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन है। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन को जब मैं ओपन करूंगा तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के आर, कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, हमारे पास कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम ने दोनों ने एक दूसरे के क्या हो जाना है, इक्वल हो जाना है। तो हमने इनकी वैल्यूज को उठा के सिंपल क्या कर देना, पुट कर देना। तो के एफ हमारे पास ये बन जाएगा और के आर हमारे पास इनटू। अच्छा, अब देखें ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, के एफ ओवर के आर इज इक्वल्स टू सी की पावर सी, डी की पावर स्मॉल डी ओवर ए की पावर स्मॉल ए और बी की पावर हमारे पास स्मॉल बी। तो ये हमारे पास फाइनल जो हो गया, हमारा रिजल्ट आ गया। एक बात आपने और याद रखनी है कि ये हमारे पास के एफ ओवर के आर, ये हमारे पास रेशियो होती है किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू के एफ ओवर के आर। तो हम के एफ ओवर के आर की जगह पे ही क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंशाल्लाह, इसको वहां पे जाके पढ़ेंगे भी, के सी। अच्छा, ये तो हमारे पास बात हो गई। अब देखें आप ये बात देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट्स, और ये हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या लिखे हुए हैं, रिएक्टेंट्स। एक बात हमेशा याद रखनी है, प्रोडक्ट्स हमेशा कहाँ पे आएंगे, न्यूमिनेटर में आएंगे, जबकि रिएक्टेंट्स हमेशा कहाँ पे आएंगे, डिनोमिनेटर में। तो रिएक्टेंट्स ये हैं, तो देखिए कहाँ पे लिखे हुए हैं, डिनोमिनेटर में। प्रोडक्ट्स हमारे पास ये हैं, कहाँ पे लिखे हुए हैं, न्यूमिनेटर में। हम हमारी बुक की एग्जांपल है एक आध, उसको भी जो है वो क्लियर कर लेते हैं। और देखिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनको लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है कि हम उनको एक्सप्रेस करेंगे किसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। अच्छा, हमारी बुक की एग्जांपल है, हम उसको देख लेते हैं। हमारे पास जब N2 प्लस हमारे पास 3H2 आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। एक्चुअली ना ये हैबर्स प्रोसेस है, अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय हैबर्स प्रोसेस। चैप्टर नंबर 16 हमारा
एक टॉपिक है चैप्टर 16 में मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, वहाँ पे जाके इसको इंशाल्लाह बड़ा ब्रीफली हम देखेंगे कि हैबर्स प्रोसेस क्या होता है, इंशाल्लाह वहाँ पे जाके बताऊँगा आपको। अब हमने इसका क्या लिखना है, हमने इसकी केसी की वैल्यू निकालनी है इसके लिए। तो देखें कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 इंटू H2, और जो मोलर कंसनट्रेशन होगी या एक्टिव मैस होगी वो क्या बन जाएगी, इसकी पार बन जाएगी। और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, NH3, और जो कोफिशिएंट होगा वो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा। अब RF इज इक्वल्स टू KF इंटू N2 H2 की पावर 3, और रिवर्स रिएक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, KR इंटू NH3 का स्क्वायर। अब दोनों डायनामिक इक्विलिब्रियम पे एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो KF N2 H2 की पावर क्यूब, और हमारे पास KR और NH3 का स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड। तो KF ओवर KR इज इक्वल टू NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 इंटू H2 का क्यूब। तो ये हमारे पास जो है वो बात बन जाएगी। और KF ओवर KR हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी इक्विवेलेंट होता है। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स हमारे पास क्या होंगे, क्योंकि यूनिट्स ऑफ केसी की भी हमने बात करनी है, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि यूनिट्स ऑफ केसी हमारे पास क्या होंगे। यहीं पे सिंपल पुट कर लेते हैं, हमारे पास इसके यूनिट क्या होंगे, मोल DM पर क्यूब और उसका स्क्वायर, यूनिट्स हमेशा सेम रहेंगे। और इसके यूनिट में क्या होंगे, मोल DM पर क्यूब, और क्योंकि इसकी पावर 1 है तो 1 ही आ जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा, मोल DM पर क्यूब का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि नीचे पावर 3 है। ये 2 में से 3 कैंसिल, तो नीचे 1 बच गए, 1 और 1 2, तो बेसिस सेम और पावर एडअप हो जाती हैं। इट मीन्स कि ये बन जाएगा मोल DM पर क्यूब का स्क्वायर। और क्योंकि हम यूनिट्स को लिखते हैं न्यूमिनेटर की फॉर्म में, तो जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, मोल DM पर क्यूब की पावर -2। अब मर्जी है कि अगर आपने इसको अंदर एक्सपेंड करना है तो क्या बन जाएगा, मोल की पावर -2 और DM की पावर हमारे पास माइनस माइनस प्लस, और 3 2 ज़ार 6 हमारे पास। तो ये हमारे पास केसी के यूनिट आ गए, किसके लिए, अमोनिया के लिए। बात लगी है, समझिए हमारे पास क्या है, ठीक है। तो हमारी बुक में ये एग्जाम्पल जो है वो मैंने क्लियर कर दी है। एक और एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मिलके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, वो आप लोगों ने खुद करनी है।